नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं फिज़िक्स और फिज़िक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल और उसमें सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो रोटेशनल डायनेमिक्स का आज का हमारा अगला टॉपिक है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन किसको कहते हैं, परफेक्ट रोलिंग का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन भी डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल है स्ट्रिंग बाउंड ऑन अ सिलेंडर, उसमें हम डिस्कस करेंगे और कुछ एक प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी की हम डिस्कस करेंगे। सो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आइए शुरू करते हैं। रोलिंग मोशन सबसे पहले का क्या मतलब है। रोलिंग मोशन का मतलब है फ्रेंड्स, जब आपकी रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, सो दोनों का वेक्टर एडिशन जो है उसको हम कहेंगे रोलिंग मोशन। सो लेट अस से कोई बॉडी है जो सिर्फ रोटेट कर रही है, अगर सिर्फ रोटेट कर रही है अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट कर रही है, सो ए पॉइंट किस वेलोसिटी से मूव करेगा, दैट विल बी इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। आर इसका जो है रेडियस है, ओमेगा इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है। इसी प्रकार बी पॉइंट इस डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी अगर सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन है। तो अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, प्लस अगर हम इसमें ट्रांसलेशन मोशन अगर देखें, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, तो हर एक पार्टिकल इसका किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, जो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। सो ए पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, वी सेंटर ऑफ मास। बी पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, वी सेंटर ऑफ मास। सो सारे के सारे पॉइंट जो है एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, जो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, देन दिस जो पार्टिकल मूव करेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो होगी उसकी रोलिंग मोशन। और रोलिंग मोशन की परफेक्ट रोलिंग कब होगी, व्हेन दिस पॉइंट बी, अगर बी पॉइंट इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट होगा, कोई भी प्लेन के ऊपर अगर बी पॉइंट इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो देन दैट विल बी कॉल्ड द परफेक्ट रोलिंग। परफेक्ट रोलिंग में जो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन का अगर हम ऐड करेंगे, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, ये इस साइड है, वी सेंटर ऑफ मास ये इस साइड है, आर इंटू ओमेगा। सो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे। सो बी पॉइंट की वेलोसिटी अगर जीरो होनी है, सो ये कंडीशन होगी। ये कंडीशन होते ही अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज परफेक्ट रोलिंग। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। अगर हम सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन कंसिडर कर रहे हैं, प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन में वी ए इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, वी बी कितना है, दैट इज ऑल्सो आर इंटू ओमेगा। अगर हम सिंपल ट्रांसलेशन मोशन कंसिडर कर रहे हैं, तो ए की वेलोसिटी वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सेंटर ऑफ मास, वी सेंटर ऑफ मास के बराबर है, क्योंकि सारे ही पार्टिकल, चाहे ये पार्टिकल है, चाहे ये पार्टिकल है, चाहे ये पार्टिकल है, चाहे ये पार्टिकल है, सारे ही पार्टिकल प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में एक ही वेलोसिटी से चलेंगे, जो उसके सेंटर ऑफ मास की मोशन है। अब अगर मैं रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन को कंबाइन कर देता हूं, तो वो बन जाती है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन मीन्स ये जो व्हील है ये आगे भी जा रहा है और ये रोटेट हुए करते हुए भी जा रहा है। इसमें हमने सिर्फ रोटेशन देखा, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन देखा कि मूव नहीं कर, रोटेट नहीं कर रहा है। इसमें सिर्फ रोटेट कर रहा है, इसमें रोटेट भी कर रहा है एंड इसमें आगे भी जा रहा है। तो उस केस में परफेक्ट रोलिंग क्या होगी, परफेक्ट रोलिंग होगी अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी जीरो। मींस जो इसकी ट्रांसलेशन के कारण वेलोसिटी आनी थी दैट इज वी सेंटर ऑफ मास, एंड जो रोटेशन के कारण इसकी वेलोसिटी आनी थी दैट इज आर इंटू ओमेगा। वो दोनों बराबर हैं बट वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट एक्ट कर रही हैं। सो बी पॉइंट की वेलोसिटी अगर जीरो होनी है, अगर वी बी इज इक्वल टू जीरो है रोलिंग में, परफेक्ट रोलिंग में वी बी इज इक्वल टू जीरो है, वो कब होगा, जब वी सेंटर ऑफ मास जो इसका इस साइड एक्ट कर रहा था, वी सेंटर ऑफ मास दैट वाज एक्टिंग ऑन दिस साइड, एंड आर इंटू ओमेगा इस साइड एक्ट कर रहा था। इसका मतलब है वी बी इज इक्वल टू जीरो मीन्स वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अगर मैं दूसरे डायग्राम से इसको समझाऊं, सो रोलिंग, परफेक्ट रोलिंग के केस में क्या होगा, कोई भी लेटर से पॉइंट पी है, सो वी पी जो है, वी पी जो होगी कोई भी वेलोसिटी वी पी, दैट विल बी द रिजल्टेंट सम ऑफ वी सेंटर ऑफ मास जो इसकी ड्यू टू ट्रांसलेशनल होगी, प्लस वी रोटेशनल जो इसकी रोटेशन के कारण होगी, उसका वेक्टर सम होगा कोई भी पॉइंट पी की वेलोसिटी। सो लेट अस से दिस इज आर। सो ये किसी भी पॉइंट पी की वेलोसिटी ऐसे निकलेगी और आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि जो वी पी होगा, वी पी विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन बी पी, एंड बी पी के परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पी की वेलोसिटी
क्योंकि बी जो होगा इस एक्सिस, ये आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्ट करेगी, एंड पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पे बी की वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अगर ये परफेक्ट रोलिंग होगी तभी इसकी वेलोसिटी जो होगी जीरो होगी। अगर मैं इसको कैलकुलेट करें, फिर अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, डिटरमिन द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द अपर मोस्ट पॉइंट। अब अपर मोस्ट पॉइंट पे अगर परफेक्ट रोलिंग हो रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी ए इज इक्वल टू, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन दैट इज इक्वल टू वी सेंटर ऑफ मास, प्लस ड्यू टू रोटेशनल मोशन इसकी वेलोसिटी प्योर रोटेशन के कारण कितना है, आर इंटू ओमेगा, अगर प्योर रोटेशन कंसिडर करें। अब क्योंकि ये परफेक्ट रोलिंग है, परफेक्ट रोलिंग में वी सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो इक्वल टू आर इंटू ओमेगा प्लस आर इंटू ओमेगा, सो अपर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी 2 टाइम्स आर इंटू ओमेगा, और मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स वी सेंटर ऑफ मास। सो कहने का मतलब जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा वो 2 टाइम्स वी सेंटर ऑफ द मास से चल रहा होगा। परफेक्ट रोलिंग के केस में सेंटर ऑफ द मास जो अपनी वेलोसिटी से चल रहा होगा, और बी पॉइंट इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट होगा, एंड कोई भी एक्सिस जो बी से निकलेगी वो होगी हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर पी है, पी की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन बी पी। इसको हम कहेंगे रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन से अभिप्राय मतलब ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, दैट विल बी रोलिंग मोशन। परफेक्ट रोलिंग कब होगी, अगर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो ग्राउंड से टच कर रहा है या जो प्लेन से टच कर रहा है वो किसी भी इंस्टेंट पे अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो दैट इज द केस ऑफ परफेक्ट रोलिंग, और वो जीरो होगी तो जो उसकी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन वेलोसिटी आनी थी, ट्रांसलेशन मोशन के कारण इसकी वेलोसिटी आनी थी, जो सारे पॉइंट अगर सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन में मूव कर रहे हैं सो दैट विल बी वी सेंटर ऑफ मास। रोटेशन के कारण इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट होनी थी, दैट इज आर इंटू ओमेगा। सो अगर वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होगा, सो ये कंडीशन हमारी होगी फॉर परफेक्ट रोलिंग। परफेक्ट रोलिंग की कंडीशन क्या होगी, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी दैट इज आर इंटू ओमेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी दैट इज वी सेंटर ऑफ मास प्लस आर इंटू ओमेगा, बिकॉज इसके अराउंड एक्सिस में रोटेट कर रहा है, सो वी सेंटर ऑफ मास ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन इसकी होगी, प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन मोशन के कारण वी सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन के कारण आर इंटू ओमेगा, क्योंकि इसकी दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, इसकी वी सेंटर ऑफ मास भी इधर है, आर इंटू ओमेगा भी इधर है, सो दोनों की एडिशन हो जाएगी। रोलिंग अगर परफेक्ट है तो वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, सो ये हमारा हो गया 2 टाइम्स आर इंटू ओमेगा, एंड ये हमारा हो गया 2 टाइम्स वी सेंटर ऑफ द मास। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अपर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होगी 2 टाइम्स वी सेंटर ऑफ द मास, एट द सेंटर ऑफ द मास कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, वी सेंटर ऑफ मास, एंड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इट इज जीरो। अगर मैं इसको दूसरे डायग्राम से समझाऊं, सो ये आप देख सकते हैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन में सारे ही पॉइंट इसके वी सेंटर ऑफ मास से जा रहे हैं आगे। अगर प्योर रोटेशन की बात करें तो एक पॉइंट जो है आर इंटू ओमेगा से आगे जा रहा है और ये पीछे जा रहा है आर इंटू ओमेगा से, दोनों को कंबाइन कर देंगे सो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डबल। इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम रह जाएगी क्योंकि इसके अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहा है, एंड इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये हमारा हो गया परफेक्ट रोलिंग। इसको मैं अगर एक वीडियो से भी समझाना चाहूँ तो मैं इस प्रकार इसको समझा सकता हूँ। सो रोलिंग मोशन में आपको वीडियो दिखाना चाह रहा था, रोटेशन मीन्स सिर्फ रोटेट कर रहा है, प्लस ट्रांसलेशन मीन्स सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन है, दोनों को अगर हम एडिशन कर देंगे तो ये हमारा रोलिंग बन जाएगा, मीन्स रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। सो अगेन सिर्फ रोटेट कर रहा है, या ऐड कर दें इसमें सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है तो ये हमारा बन जाएगा रोलिंग मोशन, मीन्स परफेक्ट रोलिंग। ये एग्जांपल होगी रोलिंग मोशन। परफेक्ट रोलिंग को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे ये बॉडी मूव कर रही है, रोल कर रही है, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जब ये पॉइंट जो इसका ग्राउंड पॉइंट ये टच करता है नीचे, तो इसकी पॉइंट की वेलोसिटी आप देखेंगे जीरो होगी, और किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी 2 टाइम्स सेंटर ऑफ मास होगी। यहाँ पे जो टॉप का वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स सेंटर ऑफ द मास है, क्योंकि यहाँ जो दोनों वेक्टर हैं, जो दोनों ब्लू वेक्टर हैं, जो रोटेशन के हैं और ट्रांसलेशन का ऐड हो रहे हैं, एंड जो बॉटम में आप देखेंगे दोनों ही पॉइंट जो हैं यहाँ पे नलीफाई हो रहे हैं, एक उस तरफ पॉइंट कर रहा है, एक इस तरफ पॉइंट कर रहा है, एंड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो जो लाइन इससे निकल रही है एंड लाइन ज्वाइनिंग दैट पार्टिकल, चाहे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके परपेंडिकुलर है, कोई भी टाइम पे जो लाइन ज्वाइनिंग दिस, जो मैं बीपी कह रहा हूँ, बीपी के परपेंडिकुलर है कोई भी पॉइंट पे,
जो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सो ये परफेक्ट रोलिंग की एक एग्जांपल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमने कंसीडर किया अभी एक प्लेन के ऊपर परफेक्ट रोलिंग की कैसे होगी। अब हम करते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर कोई सिलेंडर है तो वो परफेक्टली रोल कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसको परफेक्टली रोल करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, बिकॉज नेसेसरी जो टॉर्क है वो कौन सप्लाई कर रहा है, वो फ्रिक्शन की फोर्स ही सप्लाई कर रही है। सो लेट अस से कोई भी बॉडी है और उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अगर वेट के दो कंपोनेंट्स कर लिए जाएं, सो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज आल्सो इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। सो इसके परपेंडिकुलर इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, एंड हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में ये वर्टिकल लाइन होगी mg। सो दोनों के बीच में एंगल होगा थीटा। उसके बाद अगर हम वर्टिकल इसके mg के दो कंपोनेंट कर लें, ये एंगल थीटा हो गया, से mg cos थीटा। सो अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है n, सो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू कॉस थीटा। और उसके बाद अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, सो लेट अस से इसकी लीनियर एक्सेलरेशन इस तरफ है, सो m इंटू a इज इक्वल टू जो फाइनल फोर्स है दैट इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस जो इसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स पीछे की तरफ एक्ट कर रही है। सो ये हमारी होगी ट्रांसलेशन मोशन के लिए इक्वेशन। अगर मैं इसको रोटेशनल मोशन के अगेंस्ट कंसिडर करूं, सो टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है इसका ये फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट, फ्रिक्शन फोर्स इनटू इसका जो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, सेंटर ऑफ जो एक्सिस है, एक्सिस से डिस्टेंस इसका है r इज द रेडियस ऑफ दिस बॉडी जो सिलेंडर है। सो टॉर्क इज इक्वल टू f इंटू आर, एंड ऑल्सो टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा। सो I इंटू एल्फा इज इक्वल टू f इंटू आर। सो f की वैल्यू होगी हमारी I बाई आर इंटू एल्फा। अब हमने एक ये किया हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा होती है, एंड इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है a इज इक्वल टू r इंटू एल्फा। सो a इज इक्वल टू r इंटू एल्फा का मतलब हो गया I बाई आर इंटू a बाई आर। सो यहाँ पे आ गया a बाई आर। सो फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होगी हमारी I a बाई आर का स्क्वायर। सो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूला में। सो ये हमारा हो जाएगा m इंटू a इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू साइन थीटा माइनस यहाँ पे हो गया हमारा I इंटू a बाई आर का स्क्वायर। सो a वाले दोनों टर्म्स एक साथ कर लें, सो ये हमारा हो जाएगा m इंटू a, यहाँ पे आ गया 1 प्लस यहाँ पे हो गया I डिवाइडेड बाई m r का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू साइन थीटा। सो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस I बाई एम आर का स्क्वायर। सो ये हमारी होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन की वैल्यू इस बॉडी की कितनी एक्सेलरेशन होगी, इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं f की कितनी वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी I बाई आर का स्क्वायर इंटू a की वैल्यू है यहाँ पे g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस I बाई एम आर का स्क्वायर। सो ये हमारी होगी f की वैल्यू। अब मैंने निकालना है कंडीशन फॉर परफेक्ट रोलिंग। सो लेट अस से ये एक सॉलिड सिलेंडर है, अगर सॉलिड सिलेंडर होगा तो इसमें I की वैल्यू कितनी होगी हमारी, एम आर का हाफ एम आर का स्क्वायर, ये हमारी I की वैल्यू होगी। इसमें I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बिकम g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई 2। सो ये हमारा हो जाएगा नीचे 3 बाई 2। सो a की वैल्यू होगी हमारी 2 बाई 3 g साइन थीटा। सो यहाँ से पता चल रहा है एक्सेलरेशन जो बॉडी की होगी दैट इज लेस देन g, क्योंकि 2/3 जो है ये वैसे ही 1 से लेस हो गया, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। सो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन इज ऑलवेज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये g साइन थीटा से कम होगी। जो इसकी नॉर्मल एक्सेलरेशन कितनी होनी थी, g साइन थीटा, g साइन थीटा से भी कम है, 2/3 ऑफ g साइन थीटा। नॉर्मल अगर ये एक्सेलरेशन कर रही होती, कोई भी स्क्वायर ब्लॉक होता, स्क्वायर ब्लॉक के केस में कितनी एक्सेलरेशन होनी थी, g साइन थीटा। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g साइन थीटा होती है, इसमें यहाँ पे 2/3 हो गया है, इसका मतलब रोटेशन के कारण उसकी एक्सेलरेशन और कम हो गई है। सो अगर हम I इज इक्वल टू 1/2, अगर हम होलो सिलेंडर लेते हैं तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाती है, एम आर का स्क्वायर, I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। सो अगर हम होलो सिलेंडर लेते, होलो सिलेंडर इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी साइन थीटा। सो इसकी वैल्यू और कम हो जाती। सो ये हो गया हाफ ऑफ जी साइन थीटा, ये है 2/2 ऑफ जी साइन थीटा। सो इस केस में ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एनीवेज हमें कैलकुलेट करना है कंडीशन कि इसकी परफेक्ट रोलिंग कब होगी। वो कंडीशन कहाँ से आएगी, यहाँ से अगर मैं f की वैल्यू निकाल लूँ,
यहाँ पे हमारा हो गया आई बाय आर का स्क्वायर, आई हमारा है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं अगर एफ की वैल्यू निकाल लूँ, सो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, दैट इज आई बाय आर का स्क्वायर मीन्स 1/2 इंटू एम, एंड यहाँ से जी साइन थीटा, ये हमारी ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 2/3 जी साइन थीटा, दैट इज 2/3 इंटू जी साइन थीटा। सो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, सो एफ इज इक्वल टू 1/3 एम जी साइन थीटा। सो ये हमारी फ्रिक्शन की फोर्स कितनी हो जाएगी, फ्रिक्शन की फोर्स हो जाएगी 1/3 ऑफ जी साइन थीटा। सो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय एफ बाय नॉर्मल रिएक्शन, सो दैट इज 1/3 जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट कितना है, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को। सो यहाँ पे हो गया नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा, सो ये हमारा हो गया 1/3 tan थीटा। सो कंडीशन फॉर परफेक्ट रोलिंग इज, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 ऑफ tan थीटा। और या फिर मैं इसको भी कह सकता हूं कि जो tan थीटा है, अगर tan थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू एस, ये इसकी कंडीशन फॉर परफेक्ट रोलिंग हो जाएगी। कंडीशन फॉर परफेक्ट रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज दिस ओनली, कि जो स्फीयर या जो हमारा सिलेंडर है, अगर हम सॉलिड सिलेंडर कंसिडर करके चल रहे हैं, हाफ एम आर का स्क्वायर है, तो tan थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो है, या हम इसको भी ले सकते हैं। सो ये हमारी कंडीशन होगी ऑफ परफेक्ट रोलिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्सेलरेशन इसकी कितनी होगी, एक्सेलरेशन इसकी इतनी होगी जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर का स्क्वायर। सो इसके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन कैसे आएंगे, सिंपल अगर क्वेश्चन में बताऊं आपको, अ रिंग, ए डिस्क एंड ए स्फीयर ऑल ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम मास रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट h से रोल करके नीचे जा रहे हैं, विच ऑफ द 3 रीचेस द बॉटम अर्लीस्ट, सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, एंड सबसे बाद में कौन पहुंचेगा, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट। इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं। सो आपने याद रखना है एक्सेलरेशन किसकी थी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज जी साइन थीटा, क्योंकि सभी के केस में थीटा सेम रहेगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर का स्क्वायर। ये आपको सिंपल अगर फॉर्मूला पता है तो आपको पता है कौन कितना ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा है, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना ही उसको पहुंचने में कम टाइम लगेगा। सो सबसे पहला है रिंग। सो रिंग के केस में हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया, I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर है। सो ए रिंग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर मीन्स 1/2 इंटू जी साइन थीटा मीन्स इज इक्वल टू 0.5 जी साइन थीटा। ये हो गया हमारा रिंग। उसके बाद हमारा है सेकंड है डिस्क। सो डिस्क के केस में हमारा हो जाता है I इज इक्वल टू हाफ एम आर का स्क्वायर। सो जो अभी हमने सॉलिड सिलेंडर के केस में किया था, सो डिस्क के केस में हो जाएगा दैट इज 2/3 ऑफ जी साइन थीटा, सेम आ जाएगी वैल्यू जो मैंने पीछे ड्राइव कराई आपको, वहां पे भी हाफ एम आर स्क्वायर था। सो ये बन जाएगा 0.66 इंटू जी साइन थीटा। उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे एक स्फीयर। स्फीयर के केस में हो जाएगा 2/5 एम आर का स्क्वायर। तो स्फीयर का होता है हमारा I इज इक्वल टू 2/5 एम आर का स्क्वायर। अगर मैं सॉलिड स्फीयर ले रहा हूँ, सो ए स्फीयर के केस में हो जाएगा हमारा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/5। सो ये हमारा हो जाएगा 5/7 जी साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया 0.7 जी साइन थीटा। सो स्फीयर की एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है, डिस्क की उससे कम है, एंड रिंग की उससे कम है। सो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा टाइम किस ऑर्डर में लग रहा है, रिवर्स ऑर्डर में। टाइम इसको सबसे कम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा डिस्क को, एंड सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा रिंग को। सो रिंग को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, डिस्क को उससे कम, सबसे कम टाइम लगेगा स्फीयर को पहुंचने में नीचे। सो इस तरह के क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले के तहत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एनसीईआरटी का, सेम जो हमने अभी किया, टाइम किस में कम लगेगा, उसी की तरह क्वेश्चन है। 3 बॉडीज रिंग, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर रोल डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, they start from rest, the radii of the bodies are identical, which of the body reaches the ground with maximum velocity। so यहाँ पे है velocity। so velocity के केस में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको देखना है kinetic energy।
काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर रोलिंग के केस में हमारे पास दो तरह की मोशन है, वन इज ट्रांसलेशन मोशन, सो हाफ इंटू एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू इसका आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, जो इसकी रोटेशनल मोशन है। सो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। सो मैं ओमेगा की जगह यहाँ पे v सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय r कर रहा हूँ, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए। सो हमारा वेलोसिटी कॉमन आ गया, v सेंटर ऑफ मास कॉमन आ गया, यहाँ पे हो गया 1 प्लस आई डिवाइडेड, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, m r का स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ कॉमन आ गया, यहाँ से आई इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर का स्क्वायर। सो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। सो ओमेगा हमारा हो गया वी बाय आर। सो मैंने वी ओमेगा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। सो ये हमारा आ गया दिस। अब काइनेटिक एनर्जी इस केस में हमारी कितनी है, दैट इज लेट अस से हमारी जो बॉडी है इंक्लाइन प्लेन है, लेट अस से हमारा इंक्लाइन प्लेन इस तरह का है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, h हाइट से नीचे आ रहा है। सो अगर हम मान के चले कि ड्यूरिंग जब नीचे आ रहा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम है, फ्रिक्शन अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं डाल रहा है, सो हम ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा m इंटू जी इंटू एच, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आके होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे थी दैट इज mgh, एंड नीचे आकर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर 1 प्लस आई बाय एम आर का स्क्वायर। सो यहाँ से आप m से m कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच, 2 इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाय एम आर का स्क्वायर। सो यहाँ से आपको इसकी वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। सो दैट मीन्स आई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपकी वैल्यू है रिंग के लिए एम आर स्क्वायर है। सो यहाँ पे आपका हो गया वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1, यहाँ से कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे आ गया 2। सो ये हमारा हो गया दैट इज जी इंटू एच। सो वी स्क्वायर इज जी इंटू एच फॉर रिंग। रिंग के लिए हमारी इसकी वैल्यू इतनी होगी। उसके बाद है सॉलिड सिलेंडर। अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करें, सो आई इज इक्वल टू हाफ एम आर का स्क्वायर। सिलेंडर के केस में कितना हो जाएगा, सो सिलेंडर के केस में कितना आ जाएगा, सिलेंडर के केस में हो गया हमारा आई इज इक्वल टू हाफ एम आर का स्क्वायर। सो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 2 जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई 2। सो ये हमारा हो गया 3 बाई 2 मीन्स इंटू 2। सो ये हमारा हो गया 4 बाई 3 जी इंटू एच। सो दैट मीन्स 1.33 जी एच। वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, दैट इज 1.33 GH। उसके बाद हमारा आ गया लास्ट है सॉलिड सफियर। सॉलिड सफियर के केस में हमारा हो जाएगा, सफियर होता है हमारा I इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। सो 2/5 अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2GH डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/5। सो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाय 7 इंटू जी इंटू एच। सो 10/7 मीन्स that is equal to 1.4 into g into h। so velocity acceleration को ही follow कर रही है, जो हमने अभी acceleration किया था। so velocity at the bottom, velocity of the sphere will be greater than velocity at cylinder and will be greater than velocity of the ring। so हमने अभी acceleration निकाल ली, उसके बाद हमने velocity निकाल ली, टाइम निकाल लिया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस चीज़ को आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, एक सबसे सॉलिड सफियर है, एक होलो सफियर है, एक आपका रिंग है सिंपल, एंड एक आपका जो है सिलेंडर है। सो आपके देखिए सबसे पहले जो सॉलिड सफियर है सबसे आगे है, उसके बाद होलो सफियर है, सबसे पीछे जो कौन सा है रिंग है। सो रिंग को सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसके ऊपर आप एक्सेलरेशन जो निकाल सकते हैं, वेलोसिटी जो मैंने आपको कराया, एक्सेलरेशन कराया, टाइम कराया, सो आप यहाँ से इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर रोलिंग का हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर एक सिलेंडर के अराउंड, सॉलिड सिलेंडर के अराउंड कोई भी स्ट्रिंग बांधा हुआ है एंड यहाँ पे अगर एक पॉइंट मास लगा दिया जाता है जिसका वेट लेटर से mg है, पॉइंट मास है ये, उस केस में हमें एक्सेलरेशन निकालनी हो, इसकी परफेक्ट रोलिंग हो रही है, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो इसकी जो टेंशन T इन द स्ट्रिंग है वो इसको नेसेसरी टॉर्क दे रहा है। तो उस केस में आप देखेंगे कि इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी होंगी।
सो क्योंकि ये पॉइंट मास है, लेट अस से इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सो देन mg माइनस टी टेंशन इन द स्ट्रिंग जो इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। नाउ टेंशन T इन द स्ट्रिंग जो इस पॉइंट पे नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, वो इसको नेसेसरी इसको प्रोवाइड करा रही है टॉर्क। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका रेडियस, एंड दिस टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू I इंटू अल्फा। सो दिस इज इक्वल टू T इंटू आर। सो यहाँ से मैं अगर T की वैल्यू निकालूँ, दैट इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई आर इंटू अल्फा की जगह फिर मैं लिख सकता हूँ A बाई आर। सो दिस विल बिकम I A बाई आर का स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे mg इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा ma प्लस आई ए बाई आर का स्क्वायर। सो यहाँ से मैंने m इंटू ए कॉमन ले लिया, सो यहाँ पे हो गया 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई एम आर का स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर का स्क्वायर। सो इसकी एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज। लेटर से अगर सिलेंडर है सो ये हमारा हो जाएगा हाफ एम आर का स्क्वायर। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, दैट इज g डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई 2। सो दिस विल बिकम 2/3 ऑफ g। सो ये एक्सेलरेशन हमारी कितनी हो जाएगी, 2/3 ऑफ g हो जाएगी। 1 प्लस 1 बाई 2 के हिसाब से 2/3 हो जाएगी। सो ये हमारा सिलेंडर का है। इसके बेसिस पे सिंपल अगर मैं क्वेश्चन ट्राई करवाना चाहूँ तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। A wheel of radius 10 centimeter can rotate freely about its center as shown in figure this. A string wrapped over its rim is pulled by a force 5 Newton. यहाँ पे पॉइंट मास आप अज्यूम कर सकते हैं 5 न्यूटन का नीचे की तरफ खींच रहा है। It is found that torque produces an angular acceleration of 2 radian per second square. अल्फा में दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील कैलकुलेट करना है। सो हमें अल्फा दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ये बिल्कुल ही सिंपल वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज क्वेश्चन मार्क। सो टॉर्क की वैल्यू कितनी है हमारी, दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। सो आई हमें फाइंड करना है इंटू 2। एंड टॉर्क कौन सप्लाई कर रहा है हमारा, टॉर्क हमारा सप्लाई कर रहा है फोर्स एफ इंटू रेडियस। फोर्स एफ हमारा है 5 न्यूटन जो इस पे नीचे की तरफ खींच रहा है, इंटू रेडियस कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर। सो ये हमारा हो गया 0.5। टॉर्क की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू आई। सो आई की वैल्यू हमारी कितनी होगी 0.2 डिवाइडेड बाई 2, दैट दिस विल बिकम 0.25। और इसके यूनिट क्या होते हैं, ये होता है m इंटू आर का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया आई की वैल्यू 0.25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सो इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए। ये मैंने सिंपल क्वेश्चन कराया। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक था, आज का अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले हमने रोलिंग मोशन डिस्कस करना था, वो डिस्कस किया। परफेक्ट रोलिंग मैंने आपको बताया। प्लेन के ऊपर परफेक्ट रोलिंग क्या होगी, जब इंस्टेंटेनियस जो इसका वेलोसिटी है इस पॉइंट की, बी पॉइंट की, वो जीरो हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब इसके जो ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन है आगे जा रहा है, रोटेशनल मोशन पीछे जा रहा है। इसका मतलब है एकदम इंस्टेंट पे जीरो हो गया, मतलब वी सेंटर ऑफ मास जो इसके सारे वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर है, तो ये परफेक्ट रोलिंग है। उसके बाद हमने इस डायग्राम से मैंने आपको समझाया रोटेशन, रोलिंग मोशन किसको कहेंगे, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन इज इक्वल टू रोलिंग मोशन। यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। देयर आफ्टर वी हैव कवर्ड जो हमारी कंडीशन परफेक्ट रोलिंग की इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्या होगी वो हमने डिस्कस किया। वो कंडीशन है tan थीटा शुड बी लेस देन 3 times coefficient of static friction, that is mu s should be more than 1/3 of tan theta. Thereafter उसके बाद हमने कवर किया कि इसको नीचे अगर पहुंचने में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, एक्सेलरेशन किसकी ज़्यादा होगी। उसके बाद मैंने वेलोसिटी का भी आपको क्वेश्चन करा दिया, वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, नीचे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, वो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। ये वेलोसिटी वाला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। देर आफ्टर हमने ये लास्ट आर्टिकल किया जिसमें हमने ये देखा कि अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, स्ट्रिंग के बाद कोई फोर्स आ रही है तो वो फोर्स उसको जो है टॉर्क सप्लाई करेगी, एंड वहाँ से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। इसकी एक्सेलरेशन का हमने एक्सप्रेशन निकाला, दैट इज g डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई ओवर एम आर का स्क्वायर। अगर इंक्लाइन प्लेन होता तो यहाँ पे g साइन थीटा होता। सो लगभग आज का टॉपिक खत्म है। एक दो सेंटर ऑफ मास के मेरे को क्वेश्चन अच्छे लगे जो एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन है, वो आज हम ट्राई कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का, वो आइए लास्ट ट्राई करते हैं। सो ये क्वेश्चन देखिए,
small sphere of radius r is held against inner sphere surface of a larger sphere of radius 6r। एक बड़ा स्फीयर है 6r का जिसका मास 4m है, उसके ऊपर एक छोटा स्फीयर रखा हुआ है जिसका मास m है और रेडियस r है। Masses of large and small sphere are this. The arrangement is placed on a horizontal table. There is no friction between any surfaces of the contact. Small sphere is now released. Find coordinates of center of mass of large sphere when the small sphere reaches the other extreme। यहाँ से इसको रिलीज किया गया तो ये इधर आ रहा है, एंड ये जब यहाँ पहुँच जाएगा तो हमें ओवरऑल बड़े स्फीयर का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो ओवरऑल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम प्लेस पे रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। सो ओरिजिनल का जो फाइनल सेंटर ऑफ मास होगा वो भी एक्स एक्सिस पे ही होगा। ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, दैट इज इसका बड़ा मास 4m इंटू इसका सेंटर ऑफ मास इज एट l प्लस छोटे वाले का मास m इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कितना है l प्लस 5r क्योंकि इसका टोटल रेडियस है 6 टाइम्स r डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 5m। m से m कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा 4l प्लस 5r। सो नीचे हमारा हो गया डिवाइडेड बाय 5। सो एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई हमारी l प्लस r। सो ये हमारा ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। अब इस केस में हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू बड़े वाले का मास 4m इंटू जो x हमने फाइंड करना है, इसका सेंटर ऑफ मास लेट अस से इज x, ये x हमें फाइंड करना है, प्लस इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है m इंटू यहाँ पे ये टोटल लेंथ है इसकी x माइनस 5r। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 5r। सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, x एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास है, सो ये हमारा हो गया डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 5 टाइम्स m। सेंटर ऑफ मास क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क कोई एक्ट नहीं कर रही है, सो सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा l प्लस r, क्योंकि हमने कोई मास का इसमें चेंज नहीं किया, सो इसमें सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे रहेगा दैट इज l प्लस r। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस m कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया x माइनस 5r डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हमारा हो जाएगा 5l प्लस 5r। दिस इज इक्वल टू 5 टाइम x माइनस 5r। सो इस 5r को इस साइड ले आए, सो ये हमारा हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 5l प्लस 10r। सो इसका मतलब x कितना हो जाएगा हमारा l प्लस 2r। सो x कितना हो गया हमारा, पहले हमारा x था, पहले हमारा l पे था सेंटर ऑफ मास एंड ओवरऑल सिस्टम का यहाँ पे था l प्लस r के ऊपर। अभी भी ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास l इतना ही है, l प्लस r के ऊपर ही है, पर हमारा ये वाला जो x है ये कितना हो गया l प्लस 2r। सो मतलब यहाँ पे l प्लस r है, ये यहाँ पे कहीं l प्लस r है, ओवरऑल सिस्टम का वही है, ये हमारा हो गया l प्लस 2r, ये हमारा उस साइड आगे चला गया। सो ये हमारा सेंटर ऑफ मास का एक सिंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड ए यूनिफॉर्म फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर d, ए सर्कुलर डिस्क और होल ऑफ डायमीटर d by 6, ये हमने निकाल लिया। इट्स सेंटर एट ए डिस्टेंस d by 4 फ्रॉम द डिस्क इज स्कूप्ड आउट। इसका सेंटर कितना है d by 4, इसका रेडियस कितना है d by 6 निकाल लिया है। डिटरमिन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, बाकी वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। सो नेचुरली अगर हम इसमें से ये वाला निकाल लेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा अगर हम निकाल लेंगे। सो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, सो देन एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओवरऑल इसका मास कितना है लेटर से m इंटू ये लेटर से ओरिजिनल है, ये यहाँ पे लेटर से इसका 0 0 हो गया, सो ये हमारा हो गया इंटू 0। और इस क्योंकि इस साइड आ रहा है, सो इसमें से हमने निकाल लिया इसका मास कितना है, इसका हमें रेडियस दिया हुआ है दैट इज d by 6। सो मास पर यूनिट एरिया कितना हो गया हमारा m डिवाइडेड बाय पाई इंटू ओवरऑल रेडियस है डायमीटर d, पाई इंटू d स्क्वायर बाय 4, ये हमारा मास पर यूनिट एरिया हो गया, इंटू इसका एरिया कितना है दैट इज पाई इंटू इसका डायमीटर है d by 6। सो d by 2 इंटू 6, क्योंकि r होता है पाई r का स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर हो गया। सो ये हमारा हो गया 4m डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर इंटू पाई इंटू d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इंटू 144। सो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा 4 3 एंड इंटू 2 6। सो ये हमारा हो गया m by 36। तो इसका मास कितना है, ये
छोटे वाला जो हमने स्कूप आउट किया है इसका मास हो गया हमारा m/36 इंटू इसका डिस्टेंस कितना है d/4, सो d/4 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है हमारा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम m माइनस इसका मास हमने निकाल लिया दैट इज m-36, ये टोटल मास m माइनस इसका मास, ये सेंटर ऑफ मास में हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा हो गया -md/36 इंटू 4 एंड यहाँ पे हमारा आ गया हमारा m इंटू 35, 36 माइनस 1 35 इंटू 35 एंड ऊपर चला जाएगा हमारा 36। सो हमारे एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई। ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से इस साइड शिफ्ट कर गया इसलिए नेगेटिव आ रहा है। सो यहाँ पे हमारा m से m कैंसिल हो गया एंड ये हमारा 36 से 36 कैंसिल हो गया। सो ये हमारा आ गया एक्स सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय -d डिवाइडेड बाय 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू -d डिवाइडेड बाय 20 एंड 140, सो -d/140। सो यहाँ से कितना इधर शिफ्ट कर जाएगा, दैट इज -d/140। सो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आज हमने रोलिंग मोशन, परफेक्ट रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, और अगर स्ट्रिंग को हमने बांधा हुआ है सिलेंडर को तो उसमें कैसे परफेक्ट रोलिंग होगी, उसके बाद मैंने सेंटर ऑफ मास के कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए और उसके साथ ही मैंने इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन कराए कि कौन पहले पहुंचेगा, किसका एक्सेलरेशन किसकी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी। सो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूं। आप बने रहिए चैनल के साथ, आगे मैं इसी टॉपिक के रोटेशनल डायनेमिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो IIT JEE में पहले सालों में आए हुए हैं, इस रिसेंट ईयर्स में आए हैं, वो करवाऊंगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम मैथमेटिक्स का करेंगे। अल्टरनेट चल रहा है, एक मैथमेटिक्स और एक फिजिक्स, उसके बाद मैथमेटिक्स का हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू करना है। सो आप बने रहिए चैनल के साथ, मेहनत करते रहें। अभी जिनका रिजल्ट आया है, जो अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, उनको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। आगे आपके एडवांस के पेपर आ रहे हैं, उसके लिए भी तैयारी करिए। नमस्कार।